आदाब। देखें, हमने कल कहा था कि मैं इस झूले से कम नहीं उतर रहा, ज़रार भी झूल रहा है। झूल रहा हूँ। आयशा चुंद्रीगर फाउंडेशन एनिमल रेस्क्यू में हम मौजूद हैं और कल जो नहीं दिखा सके वो अभी दिखा रहे हैं। हम आयशा चुंद्रीगर फाउंडेशन रेस्क्यू में बैठे हुए हैं। ज़ाहिर है मैं आपको एक तारीख़ी शख्सियत का थोड़ा सा तज़किरा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नाम तो आपने सुना होगा, पाकिस्तान के छठे वज़ीर आज़म थे इस्माइल इब्राहिम चुंद्रीगर। इस वक्त मेरे साथ जो साहब बैठे हुए हैं वो उनके पोते हैं मोहम्मद अली चुंद्रीगर। मोहम्मद अली चुंद्रीगर की साहबजादी हैं आयशा चुंद्रीगर, जिनके नाम पे ये फाउंडेशन है जिसमें एनिमल्स को रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन जिस तरह हर कामयाब आदमी के पीछे किसी खातून का हाथ होता है, ये जो आयशा चुंद्रीगर हैं इनकी कामयाबी के पीछे मोहम्मद अली चुंद्रीगर साहब जो हैं उनका एक बुनियादी हाथ है। फाउंडेशन एक आइडिया था जी हाँ, आयशा का था। आयशा का था। आयशा आपकी लाडली, फिर क्या हुआ? बस वो 2013 में आयशा ने कहा कि मुझे बस एनिमल्स को रेस्क्यू करना है और मुझे शेल्टर बनाना है। तो मैंने उसे बताया कि बेटा इट्स नॉट एन ईजी जॉब, पाकिस्तान में, और यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है इन चीज़ों का। वो कहने लगे नहीं, मैं तो यही मुझे काम करना है। हालांकि इसके पास डिग्रीज़ है, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में इसने मास्टर्स किया हुआ है एंड एवरीथिंग, बट शी सेड नो, आई वांट टू डू दिस। आई सेड ओके, ठीक है, आप कह रही हो तो कर देते हैं। सो फिर लीगली सब चीज़ मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया, हर चीज़ करवाई, और दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड इन 2013। इदारे भी ताउन करते हैं? इदारे इन द सेंस के कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है। हाँ नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन वैसे जैसे एनिमल रेस्क्यू वगैरह के हवाले से इदारे कोई सरकारी? इसमें सरकारी इदारों से अभी तक कोई वो हुआ नहीं है। अभी कुछ TNVR के सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ सिंध कुछ सोच रही है करने का। व्हाट इज़ TNVR? ये होता है स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का इंटरनेशनली प्रैक्टिस ह्यूमेन तरीका। TNVR का मतलब होता है ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिलीज़। स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं उनको मारने से या जहर देने से पॉपुलेशन कम नहीं होती। अगर वो होनी होती तो 70 साल में कम हो चुकी होती। जी हाँ। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया है कि बढ़ते जा रहे हैं स्ट्रे डॉग्स। बिकॉज़ होता ये है कि अगर आपके घर के सामने 10 कुत्ते हैं गली में, आपने जो भी अथॉरिटी है वहाँ की, आपने कहा भाई इनको आके गोली मार दो या जहर दे दो, वो आए, उन्होंने गोली मारी, जहर दे दिया। अव्वल तो 4-5 दिन उनकी लाशें रोड पे पड़ी रहेंगी। उसका जो डिके है, बॉडी डिके का पॉइज़न, वो सब जा रहा है आपकी ज़मीन में। नंबर 2, जैसे ही ये जगह खाली होती है आपके घर के सामने की, जो पीछे गली में 15 कुत्ते हैं, उनको सेंस आ जाता है ये जगह खाली हो गई है, दे विल कम एंड ऑक्यूपाई दिस एरिया, एंड टू असर्ट देयर अथॉरिटी ऑन द एरिया दे विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग फास्टर। तो 1 महीना पहले आपकी गली में 10 कुत्ते थे, आपने मरवा दिया उनको। 2 महीने बाद 10 के बजाय 15 कुत्ते आ गए। तो दिस इज़ नॉट द वे टू कंट्रोल द स्ट्रे डॉग्स। ये इंटरनेशनली प्रैक्टिस WHO का रिकमेंडेड तरीका है। अच्छा, ये TNVR है, इसके ज़रिए मगरबी ममालिक हैं, टर्की है, इवन अफ़गानिस्तान है, उसने भी खासा इस पे कंट्रोल किया है हमारा कुत्तों के मसले पे। तो हमारी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही? बस अब आयशा समझाने की कोशिश कर रही है सबको। टर्की का एक्सपेरिमेंट। टर्की का एक्सपेरिमेंट तो ये है कि वहाँ जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, स्ट्रे डॉग्स एंड स्ट्रे कैट्स, वो स्टेट पेट्स हैं। जी, मतलब सरकारी मिल्कियत है। अगर आप उनको हार्म करेंगे, सरकार आपके ऊपर केस कर देगी। और वहाँ पे उन्होंने यही मेथड शुरू किया था आज से 20-25 साल पहले। अब जाके टोटल कंट्रोल में है उनके पॉपुलेशन जो है। और हुकूमत ने तो यहाँ तक वहाँ किया हुआ है कि हर थोड़े किलोमीटर्स के बाद फूड डिस्पेंसर्स लगाए हुए हैं, जिसमें कुत्ते बिल्लियों का खाना होता है, वो खुद जाते हैं, खा लेते हैं। ड्रिंकिंग फाउंटेन्स लगाए हुए हैं जिसमें सब रोड के जानवर पानी पीते हैं, एंड एवरीबडी इज़ लिविंग ईजिली। और वो एनिमल्स जो है वो किसी को तंग भी नहीं करते। तो ये TNVR का प्रोजेक्ट अभी मुज़ाकरात के मराहिल में, या इस पे अमल हो रहा है यहाँ पे? मुज़ाकरात हमारे साथ तो
नहीं हुए हैं पिछले 1 साल से, लेकिन हमने सुना है कि हुकूमत इस पे कुछ सोच रही है करने का, बट वी हैव नो इन्फॉर्मेशन। यहाँ जो एनिमल्स आते हैं, मसलन गधों के बारे में मैंने सुना कि वो इंसान उन पे को अजियत देते हैं, और ख़ुद जो जिनके लिए गधा काम करता है उन्हें शऊर नहीं है कि इसको किस तरीके से रखना है। तो ये जो आप एनिमल रेस्क्यू तो बचा रहे हैं, कर रहे हैं, एनिमल रेस्क्यू कोई इलाज नहीं है। ये जहाँ से आप उठाते हैं एनिमल्स, वहाँ कोई अवेयरनेस जब तक उनको ना हो, ये मसला तो जूँ का तू चलता रहेगा। तो अवेयरनेस के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इसमें यह है कि ACF हर 15 दिन पे डोंकी कैंप्स लगाता है। अच्छा। जो गधा गाड़ियों के अड्डे हैं, जहाँ ज़्यादा गधा गाड़ियाँ जिन एरियाज़ में यूज़ होती हैं, वहाँ पे अब सबको पता चल गया है कि ACF का जब मेडिकल कैंप, डोंकी कैंप लगेगा यहाँ पे, उनके गधों को एक तो फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है, फॉलो अप मेडिसिन्स के लिए उनको दिए जाती है दवाइयाँ फ्री ऑफ चार्ज। नंबर 2, ACF की टीम वहाँ पे जाके ओनर्स को समझाती है कि देखो ये गधा जो है ये तुम्हारे लिए कमाता है, ये तुम्हारा सोल सोर्स ऑफ इनकम है। अगर तुम इसके साथ बर्ताव ठीक नहीं करोगे तो ये तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली को इफ़ेक्ट करेगा। तो अब लोगों तो की ये आहिस्ता basically आहिस्ता समझ में आ रही है। बेसिकली ये जानवर नहीं, ये तुम्हारा पार्टनर है तुम्हारी मईशत में। बिल्कुल, एग्जैक्टली, पार्टनर है। तो वो समझते हैं इस अब आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहा है लोगों को। अब यहाँ तक इतना हो गया है कि जब भी अनाउंस होता है कि ACF का कैंप, डोंकी कैंप लगने वाला है, सारे गधा गाड़ी वाले इकट्ठे हो जाते हैं। उनको पता है कि गधों को खाना भी दिया जाएगा, पानी भी दिया जाएगा और गधों का फ्री ट्रीटमेंट भी। तो वो अपने अपने तौर पर भी ख्याल रखना सीख रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है, उसमें शऊर आ गया है। अब यहाँ तक हो गया है कि जो शेल्टर के आसपास के इलाके में गधा गाड़ियाँ हैं, वो गधा गाड़ी वाले ख़ुद गधों को लेके आ जाते हैं कि साहब इस पे देखें ये ज़ख़म हो गया, ये हो गया, इसको ज़रा ठीक करते हैं। और ये जो एनिमल मार्केट्स लगती हैं, जैसे लियाकताबाद में है या एम्प्रेस मार्केट वगैरह में, यहाँ भी आप लोग जाते हैं? जी हाँ, और आयशा, यहाँ भी कंडीशंस बहुत बुरी होती हैं, तो उनके साथ क्या होता है फिर? उनके साथ क्या करते हैं आप? उसमें भी यही हुआ कि ACF ने एम्प्रेस मार्केट की जो पेट शॉप्स हैं वहाँ पे मेडिकल कैंप लगाना शुरू किया। वो पेट शॉप्स बुरे हाल, मतलब है कि जुल्म की इंतहा है। आप अगर वहाँ कभी जाएँ तो आप रात में शायद सो नहीं सकेंगे वापस आके। तो वहाँ पे अब मेडिकल कैंप लगाने शुरू किए हैं। आयशा पर्सनली गोज़ देयर विद द टीम, और वहाँ पे जितने एनिमल्स हैं सबको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। वहाँ के जितने ओनर्स हैं और उनके जो असिस्टेंट्स हैं उनको बाकायदा विजुअल पैम्फलेट्स दिए जाते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं नहीं वो। उनको विजुअली समझाते हैं कि देखो इस एनिमल को इस तरह रखो, इस तरह रखो, इस तरह। लेकिन वो तो पिंजरों में ठोस ठास गया। वो पिंजरों, वो कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है। अब उनको आहिस्ता आहिस्ता, अभी कोई बहाल है 3 महीने 4 महीने हुए हैं कि रेगुलरली हर हफ्ते लगता है कैंप। अब उनको समझ में आ रही है। अब जब भी आयशा जाती हैं अपनी टीम के साथ तो आके बताती हैं कि 2% इम्प्रूवमेंट है, 5% इम्प्रूवमेंट है। अब उन्होंने खाना देना शुरू कर दिया है रेगुलरली, पानी देते हैं उनको, केजेस से बाहर निकाल के थोड़ी देर रखते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता करके इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। और इसमें किसी से लड़ाई करने से फ़ायदा नहीं है, इसमें आपको उनको समझाना है, क्योंकि वो लोग भी अपना रोज़ी कमाते हैं ये जानवरों से। अगर वो जानवरों को ठीक रखेंगे तो उनको सही पैसे मिलेंगे। सो एट द एंड ऑफ द डे उनको भी अब समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिकली भी उनके लिए बेहतर है कि वो जानवरों को ठीक तरह ट्रीट करें। अच्छा, आपके पास जो वर्क फोर्स है इसमें वॉलंटियर्स भी हैं? जी हाँ। तो आप ये जो वर्कर्स हैं इनको एक ख़ास तरह की ट्रेनिंग भी चाहिए, वरना जाहिर है कि ये एक स्पेशलाइज्ड किस्म का काम है। तो इसका क्या बंदोबस्त करते हैं आप लोग? इसमें ये है कि आयशा बाहर से सब ट्रेनिंग लेके आई हुई हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शी हैज़ डेवलप्ड अ कोर टीम। एक कोर टीम है जिसमें रेस्क्यू की साइट पे है, वेट्स की पूरी टीम है। तो जो वॉलंटियर्स आते हैं उनको फिर 2-3 महीने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। दे कम 3 टाइम्स अ वीक, 4 टाइम्स अ वीक, उनके आवर्स फिक्स होते हैं। और फिर वो देखते हैं हम एट द एंड ऑफ द 2-3 मंथ्स के उन वॉलंटियर्स ने कितना पिकअप किया है और किस फील्ड में वो किस सेक्शन में जाना चाह रहे हैं ऑफ एनिमल रेस्क्यू। तो उस हिसाब से फिर उनको अपॉर्चुनिटी दी
दी जाती है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आई डोंट नो, ये यूनाइटेड नेशंस की स्टडी है कि जो ये मास मर्डरर्स हैं, चाइल्ड रेपिस्ट्स, मतलब जो हीनस क्राइम्स में इन्वॉल्व है, रेप्स में हैं, चाइल्ड अब्यूज़ में जो भी हैं, आप सोच सकें। जो भी आप सोच सकें, उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्रीज जब चेक की है, मैक्सिमम ऑफ देम वर इन्वॉल्व इन एनिमल अब्यूज़ इन देयर यंगर डेज, बिकॉज एनिमल सबसे वल्नरेबल है, बोल सकता नहीं है, उनको अब्यूज़ करना ये शुरू करते हैं। जब वो थ्रिल उनका एनिमल्स को अब्यूज़ करके ख़त्म हो जाता है तो वो फिर दे ग्रेजुएट ऑन टू अब्यूजिंग चिल्ड्रन। फिर एक एज के बाद वो चिल्ड्रन का भी उनकी चीख पुकार से उनको मज़ा नहीं आ रहा होता, वट एवर, उसके बाद वो फिर ग्रेजुएट कर जाते हैं एडल्ट्स। जी, और अब हम बात करेंगे मोहम्मद इलियास साहब से, जो आयशा चंडीगढ़ फाउंडेशन के एनिमल रेस्क्यू के चीफ रेस्क्यू अफसर हैं। कहने का मतलब है कि ये हम हैं, ये इनकी कार है और ये हमारी पाड़ी चल रही है, बैकग्राउंड में सुन रहे हैं। कम से कम खोतों की पाड़ी तो यहाँ पे चल ही रही है। इलियास भाई, आपको कितने साल हो गए हैं यहाँ पे काम करते करते? तकरीबन 4 इयर्स हो गए मुझे यहाँ पर। 4 इयर्स हो गए? जी बिल्कुल। तो मतलब कैसे ज्वाइन किया? क्योंकि कम ही होता है कि बंदा उठते के साथ सोचता है कि यार चले यार जानवरों को रेस्क्यू करते हैं। बस कभी भी सोचा नहीं था कि लाइफ में कभी ऐसा करूँगा। हाँ, लेकिन अचानक से जॉब आ गई और यहाँ पर इंटरव्यू दिया। हाँ। एज हालांकि मैं तो मैनेजर आया था यहाँ पर, लेकिन ये कि फिर मैडम से बात हुई, मैडम ने कहा कि आप रेस्क्यू करें। तो फिर मैं रेस्क्यू की तरफ आ गया, तो तब से लेके अब तक माशाल्लाह रेस्क्यू कर रहा हूँ। आप रेस्क्यू करें। तो आपके मतलब थोड़ा सा मुझे बताएं, आपका दिन शुरू कैसे होता है, गुजरता कैसे? हर दिन रेस्क्यू पे निकलते हैं? हर दिन रोज़ाना हम लोग रेस्क्यू पे जाते हैं, चाहे दिन कैसा भी हो, हमें रेस्क्यू पे निकलना है। बारिश हो, कुछ भी हो, हमें बारिश हो, कुछ भी, गर्मी हो, सर्दी हो, हमें रेस्क्यू करना है। ये होता है कि हम लोग जब सुबह सुबह आते हैं तो हमारे पास कॉल्स आना शुरू हो जाती है। जब कॉल्स आती हैं तो हम उनको कॉल्स लेके रेस्क्यू को नोट डाउन कर लेते हैं। फिर हम लोग जो है पूरे सिटी में निकल पड़ते हैं। हम लोग, एक ड्राइवर हमारे साथ और एक इमरान लड़का है, वो हम लोग सब रेस्क्यू के लिए निकल जाते हैं। फिर हम लोग पूरे दिन में जितने भी रेस्क्यू होते हैं वो तकरीबन 4-5 बजे तक हम लोग लगातार रेस्क्यू कर रहे होते हैं। फिर वो करने के बाद शाम में वापस आके फिर एनिमल्स को यहाँ छोड़ देते हैं। फिर वेट्स वगैरह उनको चेक करके और वो फिर उनका सिचुएशन। तो जब हम रेस्क्यू की बात करते हैं तो जाहिर है कि मतलब हर किस्म के जानवर को, कुत्ते को, बिल्ली को, कोई भी, चील, जो भी एनिमल हो जो इंजर्ड हो। सबसे मुश्किल रेस्क्यू कौन सा होता है? सबसे मुश्किल हमारे लिए बेसिकली होता है कैट का रेस्क्यू बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कैट जो है एक तो वो साइज़ में छोटी होती है और वो कहीं भी घुस जाती है भागते हुए। दूसरी बात ये है कि डॉग सिर्फ अपने माउथ चलाता है, सिर्फ वो जैसे काटने का डर होता है। लेकिन कैट जो होती है उसके नेल्स का भी डर होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सारी इक्विपमेंट है, हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं होता। हमारे पास कैचिंग पॉल, कैचिंग ग्लव्स, कैचिंग नेट और पूरी सेफ्टी के साथ हम उनके ऊपर जो है वो रेस्क्यू करते हैं और उनको फिर केज में शिफ्ट करने के बाद इनको यहाँ लेके आ जाते हैं। नहीं हुए रेस्क्यू के दौरान? लाइटली हाँ हो जाता है, लाइटली कभी कभार हो जाता है, कभी मिस वो हो जाता है, कभी जो ध्यान हट जाता है एनिमल पे से तो हल्का फुल्का नेल्स वगैरह कुछ लग जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी भी ज़्यादा बड़ा कोई हादसा नहीं हुआ मेरे साथ। ठीक है। अच्छा, अब हाल में, और इस पर काफ़ी कुछ मैंने मीडिया में रिपोर्ट्स भी देखी थी, एक बड़ा लाजवाब किस्म का रेस्क्यू किया था आप लोगों ने कि एक कुत्ता या एक पपी थी या वो एक कुएं के अंदर फंस गया था। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये क्या आपको मुकामी लोगों ने बताया था इसके बारे में? बिल्कुल, ये जो है पहले एक कोई वहाँ पर शख्स था जिसने जो है वो अख्तर नामी शख्स था, उन्होंने जो है वो कॉल की थी वाइल्ड लाइफ वालों को कि यहाँ पर जो है डॉग है वो काफ़ी टाइम से इसके अंदर कुएं में गिरा हुआ है। उनको ये नहीं मालूम था कि अंदर कैट्स भी हैं। अच्छा। तो जो उन्होंने हमें डॉग्स का बताया, तो फिर नईम साहब आए, क्योंकि वो डॉग्स वगैरह को नहीं करते, उन्होंने हमसे रब्ता किया। फिर यहाँ से मैं और इंस्पेक्टर नईम साहब हम लोग यहाँ से गए। फिर हमने वहाँ जाके उसको देखा। तो जब हम वहाँ गए तो मैं तो सोच रहा था कि कोई एक कुआं होगा, सीधा सा छोटा सा कुआं होगा, उसके अंदर जाएंगे इजीली। लेकिन जब मैंने वहाँ देखा तो बिल्कुल उसका सीनरी बिल्कुल चेंज था। साइडों पे उसके बुशेस और जो है गहराई में जंगल, यानी साइडें जो कुएं की साइडें होती हैं ना, उसमें जंगल और कोने पे कचरा पड़ा हुआ। ऐसा था कि कब बंदा थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा और कचरे के सीमेंट पे अंदर फिसलता हुआ चला गया। तो फिर आपको फिर रेस्क्यू करने कौन आएगा? हाँ यही बात है। लेकिन अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये कि फिर उन्होंने जो है हमें बताया, फिर हम लोग वहाँ गए, हमने सारा उसको चेक किया किस तरह है। फिर मैंने आके अपने मैनेजमेंट को बताया,
और हमारी टीम को बताया कि इस तरह से है, वीडियोस वगैरह बना ली मैंने कुछ। फिर उसके बाद हमारा प्लान हुआ नेक्स्ट डे वापस जाने का। फिर इसमें हम लोग हमारे मोहम्मद अली साहब जो हैं वो, और मैम वजिया जो हैं वो, इंस्पेक्टर नईम साहब और जावेद मोहर साहब और वाइल्ड लाइफ की टीम, हमारी टीम जी बिल्कुल बिल्कुल। और हम सब मिलके फिर वहाँ गए। फिर बड़ा उसका बांस लिया, बांस के अंदर कैमरा बांध के और कैमरे को अंदर उतारा। जब हमने अंदर उतारा तो अंदर पता चला कि एक डॉग नहीं, वहाँ पे 2 कैट भी हैं, 2 बिल्लियाँ भी फंसी 2 बिल्लियाँ भी फंसी हुई। और वो पता नहीं कब से थी, उसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं, लेकिन वो अंदर बिल्कुल ऐसे भाग रही थी जैसे उनको कुछ हुआ ही नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजार रही थी। कैसे रह रही थी, मतलब खाना वाना वहाँ पे जो हमने जब पता किया कि वो जिंदा कैसी, तो लोगों ने बताया जैसे लोग एक तो कचरा फेंक देते हैं, जैसे कचरा फेंक देते हैं, और कुछ लोग ऐसे थे जो अपने घर की रोटी होती है तो वो बच जाती थी तो वो अंदर फेंक देते, तो वो उसी पे गुजारा कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि डॉग अंदर है, तो वो ऊपर से फेंक देते। हाँ, तो वो फेंक देते। फिर वो हमारा प्लान हुआ। फिर नेक्स्ट डे हमारा प्लान हुआ कि हम जो इसको जाके और निकालेंगे। फिर हम लोग गए, हमने क्रेन बुक कराई कि हमें नेक्स्ट डे करना है। ये सारा प्लान कि हमने किस तरह करना है, क्या करना है। जावेद मोहर साहब माशाल्लाह, उनका दिमाग बड़ा ज़बरदस्त, उन्होंने वायरलेस वगैरह सब कुछ जो लेकर आए। और फिर हम यहाँ से पूरा तैयारी के साथ गए और क्रेन के थ्रू जब हम अंदर गए, नहीं तो मतलब क्रेन में बंदा बैठा है? जी बिल्कुल, क्रेन की वो जो होती है, क्रेन की जो डोली होती है, जी जी डोली होती है। तो ये ठीक ठाक बड़ा कुएं की बात हो रही है फिर तो? ये तकरीबन बड़ा था, तकरीबन मेरे ख्याल में 25 फीट ऐसे होगा तो 25 फीट चौड़ा होगा। अच्छा, मैंने ज़हन में इतना सा नहीं, मैं भी मेरे ज़हन में भी जब ऐसा ही था, लेकिन जब हम वहाँ गए तो बहुत ही ज़्यादा चौड़ा था और उसके बीच में झाड़ियाँ वगैरह इतनी थी कि बस आप मत पूछें। तो ठीक है, तो आप क्रेन की डोली में आप बैठे? जी, मैं बैठा था और मेरे साथ राजू था। कितना गहरा था ये? तकरीबन 70 से 80 फीट था। 70 से 80 फुट? 80 फीट था। लेकिन जो अंदर जाना सबसे बड़ा ये था कि जो बीच कांटों के दरमियान से अंदर जाना उसको। अब फिर वो क्रेन वाला जो वो आगे पीछे करके वायरलेस के थ्रू हमने वो अंदर तक गए हम लोग। अब जब अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के बाद जो है नीचे जगह पे आप पैर नहीं रख सकते क्योंकि कचरा है, नीचे कचरा है और उसके नीचे पानी जमा हुआ है। तो अगर पैर रखे तो पैर रखे तो हाँ, पैर रखा तो आप अंदर चले जाएंगे। कितना गहरा था वो उसके बाद अंदाज़ा नहीं था किसी को भी। तो फिर हमने उसी जो डोली थी उसी के अंदर क्रेन को मूव कराते रहे और नेट जो हमारे पास होते हैं वो हमने उसको नेट को बढ़ा के और उसके पहले डॉग को पकड़ के लेकर आए बाहर, और फिर इसके बाद एक कैट को लाए, फिर दूसरी कैट को लाए। तो इस तरह एक उसमें हमने जो है वो 3 एनिमल्स को निकाला। 3 बार हम लोग। कैट को समझ में आई कि यार ये मुझे लोग बचाने आए हैं? नहीं, वो तो डर रही थी हमसे। वो बेचारी पता नहीं घबरा गई कि पता नहीं कौन लोग आ गए, क्या कर रहे हैं। तो पहले डॉग तो वो तो पता नहीं उसको शायद पता था ये क्या था, उसने तो हमने पहले ही ट्राई में वो हमारे पास आ गया। लेकिन एक कैट थी उससे थोड़ा तंग है, लेकिन जो थर्ड वाली कैट थी उससे हमें बहुत घुमाया। उसने तकरीबन उसने हमें तकरीबन 20-25 मिनट कुएं के अंदर ही गोल गोल घुमाया उसने ना। क्रेन वायरलेस के थ्रू आगे पीछे करवा के और जो उसको हमने निकाला था। तो फिर अब निकालने के बाद उनके साथ क्या हुआ? उनको निकालने के बाद फिर हम लोग यहाँ लेकर आए थे शेल्टर पे, ठीक है ना। अभी 2 तो शेल्टर पे है, लेकिन एक वाइल्ड लाइफ वाला था, तो फिर उन्होंने उनके साथ मिलकर हमने उसको रिलीज़ कर दिया। बाकी 2 एनिमल्स जो है वो हमारे पास। 2 एनिमल्स अभी? जी। बहुत शुक्रिया इलियास साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पे वेरियस कुत्ते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ये क्या बीमार हैं या ये क्या है? These dogs are fine. They are new dogs who are open when these dogs थोड़े से यहाँ से बंद होते हैं, फिर इनको खोलते हैं। ये अभी they're just relaxing at the moment. सब जगह पंखे भी लगे हुए हैं। सही है। तो you know what I mean? तो हम ऐसे करते हैं कि we open at separate times. अभी आप बात करी थी कि मतलब 300 कुत्ते हैं, तो कितना खाना खाते हैं? इनको खिलाते ही क्या है सुबह को? अच्छा, सुबह बहुत खाना खाते हैं। जो भी मैं घर पे मेरे कुत्तों को देती हूँ मैं यहाँ पे उनको वही देती हूँ। सी मेरा बस यही है कि नो वन शुड स्लीप विद एन एम्प्टी स्टमक। सबका पेट बिल्कुल भरा हुआ होना चाहिए। सुबह में वो ड्राई फ्रूट खाते हैं जो किबल होती है, जो डॉग्स खाते हैं, और रात में वो बॉयल चिकन जो फ्रेश हर दिन हमारे पास आती है, बॉयल चिकन, लौकी, रोटी, चावल और शायद थोड़ा सा चुकंदर हम उसमें डाल दें। तो वील मिक्स इट अप डिपेंडिंग। लेकिन तो वो उनका दिन और रात का डाइट है। लेकिन जो न्यू रेस्क्यूज आते हैं इतने ट्रॉमेटाइज होते हैं वो चबा नहीं सकते, तो हम कैन फूड भी लाते हैं, उसको मैश करते हैं जैसे बिल्कुल छोटे बच्चों को जैसे प्यूरी जैसे। ब्रूस की वो नेल्स किसी ने निकाल दिए, ये सामने जो ये छोटी है जो पिंजरे में, आई डोंट नो, खुद बैठी हुई आप देख सकते हैं, बहुत स्ट्रेंज सी है। अच्छा, ओके। तो शी वाज वो 6 महीनों के लिए वो एक केज में थी और वो बस दीवार को देख रही थी।
वो कुत्ते वो करते जब वो बहुत ट्रॉमेटाइज हो गए हैं। अब आप इसको देखिए, ब्रूस इज अ हैप्पी लिटिल गर्ल। वी नेम्ड हर ब्रूस फ्रॉम द हल्क। ब्रूस बैनर, सही है। Yes, so we just wanted her to come back. We're like, come on, Bruce, you can do it, you can do it. यहाँ पे 1 सेकंड में डिजीज और इन्फेक्शन हो सकता है एंड दे हाँ, कैन और यूं फैलेगा। यस, इट्स लाइक जैसे कोरोना होता है लोगों के लिए, एनिमल्स में वो ही चीज़ होती है जहाँ पे अगर आप बहुत कंट्रोल सेटिंग नहीं करें, आप सबसे अच्छी ब्लीच और डेटॉल नहीं इस्तेमाल करेंगे, इट नेवर वर्क। तो यहाँ पे हमारी क्लीनिंग आपका खर्चा तो प्रोटोकॉल ठीक ठाक होता होगा ना? बहुत ज़्यादा, इसलिए ये सब मैंने बाहर पढ़ा है ना थोड़ा सा कि शेल्टर मेडिसिन और शेल्टर साइंस क्या होता है। ये नहीं है कि एक मैदान में आप जाके ये बस छोड़ दिए। यहाँ पे बहुत आपको कंट्रोल करना होता है। देयर इज अ होल साइंस बिहाइंड कीपिंग सो मेनी एनिमल्स अलाइव एंड हेल्थी एंड हैप्पी फॉर सो लॉन्ग, यू नो। इसमें थेरेपी भी होती है मेंटली, देयर इज द फिजिकल एस्पेक्ट पे डिजीज़ और इन्फेक्शन प्रोटोकॉल होता है, वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल होता है, तो देयर इज बहुत चीज़ें जाती है ये रिजल्ट। नीमो पाकिस्तान चौक से आया था। ये पाकिस्तान चौक से? ये बड़ा सा इसका वून था जो ये अभी भी बहुत ख़राब करता है, लेकिन ये यहाँ एटलीस्ट आई थिंक 3 साल से है। ये दूसरा भी पीछे आ रहा है ये आपके। बहुत शिकायत करते हैं हमेशा हमसे। अच्छा। I don't know why. नीमो को हटाए प्लीज थोड़ा सा। हेलो पपीचूस। हाय, व्हाट्स हैपेंड बुबू? हाय गाइस। हाय माय लव्स, हाउ आर यू? ओए पप्पू, व्हाट्स हैपेंड टू यू? व्हाट हैपेंड टू यू पपीचूस? व्हाट्स हैपेंड? इसकी जो चोट है इसके सर पे इसको किसी ने पत्थर के साथ मारा। अब बताया कि आप देखें कि कितना छोटा है। What can he do? और ये अभी इतना डरा हुआ है, ये नया रेस्क्यू है, तो इसको अब रिहेबिलिटेशन में टाइम लगेगा, जाहिर है, लेकिन लग भी रहा है, सहमा हुआ। एग्जैक्टली। और फिर आप दूसरों को देखें, ओए इस पे चढ़ो तो नहीं, कम हो भैया। ये बहुत फिर शरारती भी होते हैं, लग रहा है। लेकिन यहाँ पे ना बहुत सैड चीज़ भी होती है, जैसे पपीज़ की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो जब वो यहाँ पे आते हैं लॉट ऑफ देम डोंट सर्वाइव सो इजली बिकॉज वो रोडों पे प्लास्टिक खाते हैं, वो पता नहीं क्या अजीब अजीब सी चीज़ें खाते हैं, तो इनकी इम्यूनिटी और बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो अगेन देयर इज़ अ सर्टन डाइट जो हम इनको देते हैं, पपी फूड अलग होता है जो हम देते हैं टू ट्राई टू मेक श्योर दैट दे सर्वाइव। कम ओवर हियर पुप्पू, come here, come to me, it's okay, you stay over here, come here, it's okay, stay here, it's okay. अब ये जेलस हो रहा है। तो प्लीज़, तो इन छोटों के साथ जो नए वाले होते हैं ये बिल्कुल बेबी जैसे हैं। इनको लग भी बस नहीं है। प्रोटेक्शन चाहिए, उनको वार्म फील करना है कि आई एम इन समवन्स आर्म्स। तो अगर आप वो इनको देते देन दे एंड अप गेटिंग बेटर। और अगर यू नो इनको एटलीस्ट अगर 3-4 दिन की भी उनको कोई पीस ऑफ माइंड हो, एटलीस्ट इट्स समथिंग, सुकून मिलेगा, यस, प्यार मिलेगा तो सही हो जाएंगे। वो मेरी चीज़ है कि एटलीस्ट उनको कुछ तो मिलना चाहिए। ये ज़िंदगी नहीं है कि उनको बस मारा जाए जब वो इतने छोटे हैं, और या एट ऑल यू नो ये कोई तरीका नहीं है जानवर के साथ। आप देख रहे हैं ये मेरे चप्पल खा रहे हैं, हाँ, ये मेरा मेरे हाथ यहाँ चाहता पे है। सब चप्पल कपड़े कुछ नहीं लास्ट करते, बहुत मुश्किल मैं होता देखा है। था प्लीज़, कि खोते तो दरवाजा भी खा गए थे आपका, उसके पास खोते ही जाते बहुत हैं। स्पॉइल्ड होते हैं। सब खोते तो 5 टाइम दिन में खाना खाते अभी जाके हैं, देखते हैं पतले उन्हें। सूखे होते, फिर वो ये मोटे एनिमल होते हैं। व्हाट्स हैपेंड टू यू, व्हाट्स हैपेंड? बड़ा सीरियस लग रहा है। आई नो, प्लीज स्टॉप ईटिंग माय शूज। ही इज आल्सो ईटिंग माय हैट। या दे डोंट, दे आर, आई हैव गिवन यू टॉयज, उनको टॉयज के साथ लाइक प्ले विद दिस। नहीं, ये तो बिल्कुल बच्चों की तरह है ना। आई मीन उनको डब्बा दे दो तो डब्बे के साथ खेलेंगे, टॉयज के साथ नहीं खेलेंगे। टॉयज नहीं, हम महंगी चीज़ें लाते हैं, महंगी महंगी चीज़ें नहीं चाहिए। ये हम अच्छा द थिंग इज कि हम ये रज़ाइयाँ और सब होलसेल मार्केट्स पे वंस अ वीक वी हैव टू गो, हम वहाँ से, प्लीज़ स्टॉप बीइंग नॉटी, वहाँ से हम चीज़ें लाते हैं, प्लीज़ कम ओवर हियर। अच्छा अभी ना पपीज़ बाइट कर रहे हैं बिकॉज वो टीथ कर रही है, जैसे बेबीज़ टीथ करते हैं पपीज़ भी टीथ करते हैं। हाँ नहीं, तो मेरे उनको- बच्चों ने भी मुझे काफ़ी काटा था दिन में। तो आई अंडरस्टैंड। Puppies are the same. Please stop biting my shoes. I have one pair अभी। तो हमारा पूरा एक सिस्टम है, हमारे होलसेल वेंडर्स हैं, हम ये सब होलसेल मार्केट से चीज़ें लाते हैं, तो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है टू हाउ टू केटर टू द डिफरेंट एनिमल्स दैट वी केटर टू, यू नो। तो हमारा बहुत स्पेसिफिक सिस्टम है, और आहिस्ता आहिस्ता आई एम ऑल्सो लर्निंग सो मच। इसी पाकिस्तान में ये न्यू है, राइट, तो मुझे गाइडलाइंस भी बनानी है और मुझे खुद भी लर्न करना है और फिर मुझे अप्लाई करना है।
तो वी आर लर्निंग एवरी डे, यू नो, देयर इज नो सच थिंग दैट वी आर एक्सपर्ट्स और एंड लेकिन स्ट्रे डॉग्स में वी बीन अराउंड 8000 स्ट्रे डॉग्स। स्टार्ट आपने डॉग से ही किया था? स्टार डॉग से किया, Star dog डॉग्स से और डोंकीज़ के साथ। एक्चुअली जो मैंने स्टार्ट किया था, मैं रोड पे खड़ी हुई थी एक वॉलंटियर वेट के साथ, हाँ। और मैं बस वहाँ पे खड़ी हुई थी और मेरी गाड़ी थी और उसमें मैंने फ़र्स्ट एड की चीज़ें मैंने रखी थी, और मैं कुरंगी के एक मेन रोड पे खड़ी हुई थी। मैंने डोंकी वाले से बोला कि प्लीज़ आप मेरे आपके डोंकीज़ मेरे पास ले आए, मैं उनका इलाज करूँगी। उन्होंने सोचा कि मैं पागल हूँ, ऐसे कभी किसी ने ये किया नहीं है, कोई पागल आ गई है मेरे खोते लेने के एग्जैक्टली। लिए। और उन्होंने सोचा यस कि मैं उनको पॉइजन करूँगी या मैं कुछ ऐसे, यू नो, इतना सैड जाहिर है है। कि लोग ऐसे सोचते, लेकिन आई डोंट ब्लेम दैम बिकॉज हमारा, नहीं, जिस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं तो आप क्यों ब्लेम करेंगे? यू नो, तो ऑब्वियसली तो फिर जब मैंने इलाज करना शुरू किया, फिर मुझे उनकी ट्रस्ट मुझे लेनी थी, राइट, कि मुझे उनकी ट्रस्ट विन करनी थी कि मैं उनके डोंकीज़ का इलाज करूँ। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता डोंकीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना था जो मुझे भी नहीं पता था। आई लर्नड एवरीथिंग ओवर टाइम। चलिए फिर मेरे ख्याल है कि अब चल। जाके डोंकीज को देखते आ हैं। जाओ, कम ऑन लिटिल वन। और अब हम आ गए हैं गधों के इंक्लोजर में। ज़ाहिर है मैं यहाँ पे काफ़ी एट होम फील कर रहा हूँ। तो आयशा, थोड़ा सा आप इनके बारे में बताएं, ये आप कहाँ से रेस्क्यू करती हैं? अच्छा, जो गधे होते हैं, नंबर 1 वो मेरे फेवरेट एनिमल्स। अच्छा। दे आर माई फेवरेट। इसी गधे जो होते हैं वो अपनी फीलिंग्स आउटवर्ड नहीं दिखाते। जैसे कुत्ते होते हैं वो भौंकते हैं, तो पता लग जाता है। जो कैट्स होती है ना वो रिएक्ट करते हैं, वो मियाओ करते हैं, या आपको समझ आता है कि वो कुछ फील कर रहे हैं, वो रिएक्ट करते हैं। जो गधे होते हैं वो बहुत जैसे स्टोइक फिलोसोफर होता है ना, बहुत स्टोइक होता है, साबिर किस्म के। यस, हाँ। वो सब अपनी फीलिंग्स अंदर ही रखते हैं और वो कभी निकालते नहीं है। लेकिन गधे जो है वो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर जो होते हैं वो एक गधा है। और यहाँ पे हमारी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं भी यही कहने वाला था कि अगर हमने किसी को बेवकूफ़ दिखाना होता है या कहना होता है, कहते हैं यार कितना गधा इंसान है। बिल्कुल, और इसलिए हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं। हम सोचे कि इसलिए वो कुछ बोलता नहीं है और वो चुपचाप, अगर कोई मारते हैं वो चुपचाप कुछ कहता बर्दाश्त नहीं करता है। यस, इट इज़ नॉट बिकॉज उसको फील नहीं होता, उसको बिल्कुल एहसास होता है, वो बस अंदर रखता है। तो जो गधे हैं बाहर के मुल्कों में वो थेरेपी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर स्पेशल नीड चिल्ड्रन। और जो स्पेशल नीड्स वाले होते हैं जिनको उनको बात बोलने में बहुत मुश्किल होती है, तो वहाँ पे जो थेरेपी होती है वो गधों के साथ होती है कि अगर एक बच्चा अपनी फीलिंग्स, वो कुछ फील कर रहा हो, गधे की विसिनिटी में खड़ा हो, गधा ऐसी फीलिंग्स पिकअप करता है Really? वो रिएक्ट अकॉर्डिंगली करता है। जिसको हम empathy कहते हैं। यस। तो आपका कहना है कि जितने आपके यहाँ पर जानवर हैं, सबसे ज़्यादा मतलब 100%, इंसानियत, yes, अगर मैं ये लफ्ज़ गधों में इस्तेमाल होती करूँ, वो गधों में है। अच्छा, अब यहाँ से मैं जब से आया हूँ तो ये खाना ही खा रहे हैं, तो ये इनका क्या डेली रूटीन नहीं अच्छा, है? जब भी आते हैं मुझे उनको अच्छी ज़िंदगी यहाँ पे देनी है, तो ये बहुत सूखे से आते हैं और बहुत जख्म कांगड़ी, होते हैं। यस, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उनके मोटे मोटे पेट है और वो काफ़ी नहीं, खुश मैं है। कहता कि ये तो खाते ही जा रहे हैं। यस, खाते तो ही जा रहे ये हैं। आई थिंक दिन में एटलीस्ट 5 दफ़ा खाते हैं। यहाँ पे फीमेल्स है, मेल्स अलग है, तो हम इनको तो इनकी ज़िंदगी यहाँ पे बहुत मज़ेदार अच्छा, अब होती है। एक सवाल ये है कि अब आपके पास इतने मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं, आपके पास कुत्ते भी हैं, Yes. यहाँ पर एक बकरी भी पीछे घूम रही है, ये एक दूसरे के साथ कैसे मिलते जुलते हैं? क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि खोते, गधे भी हैं यहाँ पर और उनके साथ कुत्ते भी घूम रहे यस, अच्छा, जो कुत्ते होते हैं वो उनको फील होता है कि दे आर द किंग्स ऑफ हम द मालिक हैं हाँ, जगह हाँ, के। हाँ। तो वो गधे के ट्रफ्स में बैठते हैं, तो वो वहाँ बैठते जहाँ पर फिर गधे के खाने की टेबल पे बैठ जाते हैं। यस। और जो डोंकीज़ होते हैं, और सॉरी जो गोट होता है, गोट और बेबी डोंकीज़ फ्रेंड्स होते हैं, तो वो एक साथ हैंग आउट करते हैं। बहुत क्यूट स्टोरीज़ यहाँ पे होती है ना, वो सब इनकी इतनी ट्रॉमा से गुजरे हैं, वो यहाँ पे आए हैं, एंड इट्स सो क्यूट जो फ्रेंडशिप्स यहाँ पे फॉर्म होती है ना। नेचर बहुत एक खूबसूरत चीज़ है, इट्स रियली वंडरफुल। अगर वी स्टॉप जो ये वायलेंस और एंगर और जो हमारे अंदर है, इसका मतलब है कि इंसान को नहीं देखे, एनिमल को देखे, हम सबको क्यों नहीं देख सकते, हम वो हमारे पास वो कैपेसिटी है, तो हम उसको एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? इसी जो नेचर ने हमको दिया है, इट्स अमेजिंग एंड वी डोंट सी इट फॉर व्हाट इट इज़। अगर हम देखेंगे हम और खुश हो गए। ये जगह इतनी पीसफुल है, ये तो है, बिकॉज हमें तो यहाँ पे 4-5 घंटे गुजर गए, दिल नहीं जा रहा जाने का। ऐसी पसीना आ रहा है, इट्स रियली हॉट बट इट्स रियली लवली, इट्स अ डिफरेंट फील
to the rest of Karachi. This is what I like about it. ये जो कुत्ता अपनी इसकी पीछे वाली टांगे चलनी ही नहीं है, आगे वाली टांगों पे चल रहे हैं, इसकी क्या स्टोरी है? तो जीजी जो यहाँ पे है, उसको एक गाड़ी लगी थी, तो जब ये होता है इमीडिएटली ये कुत्ते के बैक लेग्स, हाइंड लेग्स वो पैरालाइज हो जाते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो इतने रिजिलियंट होते हैं कि दे एक्चुअली मैनेज समहाउ कि वो अपने फ्रंट लेग्स पे वो चल सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो हमने बहुत हंड्रेड्स ऑफ पैरालाइज डॉग्स को अभी तक रेस्क्यू किया है। हम जब उनकी फिजियोथेरेपी करते हैं, उनकी पीछे की लेग्स में स्ट्रेंथ वापस आ जाती है एंड देन दे कैन स्टार्ट वॉकिंग नॉर्मली अगेन। कुत्तों की फिजियोथेरेपी कैसे होती है? कुत्तों की फिजियो जैसे ह्यूमंस की होती है, तो हम कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं, हम स्ट्रेच करते हैं थोड़ा सा, हम मसाज करते हैं, एंड दैट्स हाउ वो होती है। और आपके पास यहाँ पे बाकायदा ऑपरेशन थिएटर जी, हमारे पास एक क्लिनिक है, वहाँ पे एक ऑपरेशन का सेक्शन है, रेगुलर जो हमारे पास केसेस आते हैं उसका सेक्शन है। तो या वी आर कॉन्स्टेंटली एट इट। यहाँ पे इतने एनिमल्स होते हैं और बहुत से यहाँ पे हमेशा बीमार ही रहते हैं, तो उनकी ऑन गोइंग ट्रीटमेंट होती है। तो एज लॉन्ग एज उनको थोड़ी सी खुशी मिले एंड दे आर हैप्पी एंड यू नो, तो दैट्स व्हाट मेक्स अस हैप्पी कि एटलीस्ट उनको थोड़ा सा सुकून मिले यहाँ पे। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू जी। अब हमने जो कहना था हमने कह दिया है, जो आपको दिखाना था हमने दिखा दिया है। अब आपके वक्त आ गया है सोचने का। इजाज़त दीजिए जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।